हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10वीं हिंदी के पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का पाठ 13 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पतझर में टूटी पत्तियां और इसके लेखक रविंद्र केलेकर जी हैं। तो रविंद्र केलेकर जी ने पतझर में टूटी पत्तियों के दो भाग लिखे हैं इसमें। एक तो है पहला गिन्नी का सोना और दूसरा है झेन की देन। तो सबसे पहले हम गिन्नी का सोना पढ़ेंगे। इस गिन्नी का सोना भाग में, इस पाठ में लेखक रविंद्र केलेकर जी ने हमें सोने के दो रूप बताए हैं। एक तो शुद्ध सोना होता है और एक गिन्नी का सोना। ठीक है। दरअसल इसमें लेखक ने दो गुण बताए हैं व्यक्ति के। किस किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कुछ होते हैं आदर्शवादी और कुछ होते हैं व्यवहारवादी। आदर्शवादी वे व्यक्ति होते हैं जो आदर्श गुणों पर चलते हैं, अच्छे गुणों पर चलते हैं, उनका पालन करते हैं। अच्छे गुण या आदर्श गुण कौन से होते हैं बच्चों? कि सच बोलना, कभी भी झूठ ना बोलना, कुछ गलत ना करना, किसी को किसी प्रकार की चोट ना पहुँचाना। ठीक है? ये सब आदर्शवादी गुण होते हैं और जो इनका पालन करते हैं वो आदर्शवादी व्यक्ति होते हैं। मतलब भले ही जीवन में कुछ भी हो जाए, किसी भी प्रकार का संकट आ जाए, लेकिन वो ज़रा भी अपने इन गुणों से नहीं हटते, वो इन्हीं का ही पालन करते हैं, वो आदर्शवादी व्यक्ति होते हैं। ठीक है? इसी प्रकार कुछ व्यक्ति व्यवहारवादी होते हैं, मतलब प्रैक्टिकल। जो कि क्या सही है, क्या गलत है, किसमें फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो इन सबको देखकर जीवन में अपने निर्णय लेते हैं। ठीक है बच्चों? तो ऐसे व्यक्ति होते हैं व्यवहारवादी व्यक्ति। ठीक है? तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि किसी को भी ना ही तो पूरा व्यवहारवादी होना चाहिए, ना ही पूरा आदर्शवादी होना चाहिए। कि यदि आदर्शवादी गुणों के अंदर थोड़े से व्यवहारवादी गुणों को मिला दिया जाए, तो वो एक अच्छा गुण बन सकता है। जिसे कहेंगे कि परफेक्ट मैन बन सकता है, वो पर्सन बन सकता है कि जो आदर्शवादी होने के साथ-साथ थोड़ा-सा व्यवहारवादी भी हो। जिस प्रकार से यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि सोना 2 प्रकार का बताया, एक शुद्ध सोना और एक गिन्नी का सोना। शुद्ध सोना कि जिससे हम कोई आभूषण नहीं बना सकते, वो शुद्ध है, ठीक है? जिसको 24 कैरेट का बताया शुद्ध है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है? उसमें यदि थोड़ा-सा तांबा मिला दिया जाता है, तो उससे गिन्नी बनाई जा सकती है और उससे आभूषण बनाए जा सकते हैं, ठीक है? तो इसी प्रकार से यदि हम आदर्शवादी गुणों में थोड़ी-सी व्यावहारिकता मिला दें, तो वो काम के हो जाते हैं, ठीक है? तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। गिन्नी का सोना, शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग। गिन्नी के सोने में थोड़ा-सा तांबा मिलाया हुआ होता है, इसलिए वह ज़्यादा चमकता है और भी शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है। औरतें अक्सर इसी सोने के गहने बनवा लेती हैं, फिर भी होता तो वह है गिन्नी का ही सोना। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे ही होते हैं। चंद लोग उसमें व्यावहारिकता का थोड़ा-सा तांबा मिला देते हैं और चलाकर दिखाते हैं। तब हम उन्हें ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट। इस नाम से हम उनका बखान करते हैं। ठीक है? यहाँ पर लेखक कहने का मतलब ये है कि शुद्ध सोना जो है, वो 24 कैरेट का, इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो पाता, कुछ बन नहीं पाता। लेकिन गिन्नी का सोना जो कि शुद्ध सोने में थोड़ा-सा तांबा मिलाकर बनाया जाता है, जिसे हम गिन्नी का सोना कहते हैं, उसकी गिन्नियाँ बनाई जाती है, उसी के ही आभूषण भी बनाए जाते हैं। ठीक है? कहने को तो वो गिन्नी का सोना है, लेकिन आभूषण इसी से ही बनाए जाते हैं, जिसमें थोड़ा-सा तांबा मिला दिया जाता है। शुद्ध आदर्श भी ऐसे ही होते हैं, आदर्शवादी गुण, ठीक है? कि यदि उसमें थोड़ा-सा व्यावहारिकता का तांबा मिला दिया जाए, मतलब व्यावहारिकता रूपी तांबा मिला दिया जाए, तो वो सही चलते हैं और उनको फिर हम प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहते हैं, कि आइडियल भी हैं और प्रैक्टिकल भी, ठीक है? पर बात ना भूलें कि बखान आदर्शों का नहीं होता, बल्कि व्यावहारिकता का होता है। और जब व्यावहारिकता का बखान होने लगता है, तब
प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे-धीरे पीछे हटने लगते हैं और उनकी व्यवहारिक सूझबूझ ही आगे आने लगती है। सोना पीछे रहकर तांबा ही आगे आता है। चंद लोग कहते हैं गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट से व्यवहारिकता को पहचानते थे, उसकी कीमत जानते थे, इसलिए वे अपने विलक्षण आदर्श चला सके, वरना हवा में ही उड़ते रहते, देश उनके पीछे न जाता। यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि बखान जो है वो आदर्शों का नहीं होता बल्कि व्यवहारिकता का ही होता है। ठीक है, कोई जितने भी आदर्शवादी बातें करें लेकिन जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो अ, जीवन की व्यावहारिकता को देखते हुए निर्णय नहीं लेते, तो उनका बखान नहीं होता। व्यावहारिक लोगों का ही बखान होता है, क्योंकि वही सही निर्णय ले पाते हैं, तब वो आदर्श सिर्फ धरे रह जाते हैं। लेकिन यदि आदर्शों के साथ में प्रैक्टिकल हो जाए थोड़ा-सा उसमें व्यावहारिकता मिला दी जाए, तो वो प्रैक्टिकल आइडलिस्ट हो जाते हैं, ठीक है? लेकिन यदि अगर सिर्फ़ व्यावहारिकता पर चला जाए, तो वो धीरे-धीरे अपने आदर्शों को छोड़ने लगते हैं, ठीक है? अ, आगे ये बताते हैं कि गांधी जी भी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे मतलब कि वो आदर्शवादी थे पूरे तरीके से लेकिन व्यवहारिकता को भी पहचानते थे कि क्या सही क्या गलत किस में देश का फायदा है नुकसान है उसी प्रकार से वो सोच समझकर निर्णय लेते थे ठीक है इसी वजह से ही लोग उनके पीछे जाते थे और उनकी बात को मानते थे यदि वे सिर्फ आदर्शवादी होते और सही गलत को ना जानते, किसी के भलाई को नहीं समझते, तो फिर ऐसा नहीं होता, लोग उनके पीछे नहीं जाते। हाँ, पर गांधी जी कभी आदर्शों को व्यावहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे, बल्कि व्यावहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे। वे सोने में तांबा नहीं, बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे। आदर्शों को व्यावहारिकता के स्तर पर नहीं उतरने देते बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे कि वो व्यवहारिक थे और उसी में ही आदर्शवादी गुणों का को मिला देते थे, ठीक है? वो पूरा प्रैक्टिकली सोचते थे, पूरा व्यवहारिक तौर पर सोचते थे कि किसमें फ़ायदा और नुकसान है, किससे लोगों को फ़ायदा होने वाला है, देश के नागरिकों को और किससे नुकसान होने वाला है, ये सब चीज़ वो व्यवहारिक तौर पर सोचते थे और साथ ही साथ अच्छे आदर्शों को लेकर चलते थे। तो वो तांबे में सोना मिलाते थे, ठीक है? मतलब व्यावहारिकता में थोड़े से आदर्श मिलाकर और फिर उसका मोल बढ़ा देते थे। ठीक है? इसलिए सोना ही हमेशा आगे आता रहता था। ठीक है? आगे पढ़ते हैं। व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं। ठीक है? लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं। हाँ, जो व्यवहारवादी लोग होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, वो कि किसमें लाभ है, किसमें हानि है, क्या सही है, क्या गलत है, ये सब हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं, ऐसे ही कोई भी निर्णय नहीं लेते। वे जीवन में सफल होते हैं, अन्यों से आगे भी जाते हैं, पर क्या वे ऊपर चढ़ते हैं? खुद ऊपर चढ़ें और अपने साथ दूसरों को भी ऊपर ले चलें, यही महत्व की बात है। ठीक है? व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए कि ये नहीं सिर्फ आदर्शवादी गुणों पे चल रहे हैं कि सच ही बोलना है, यही करना है, वही करना है। लेकिन अगर कभी-कभी ऐसा भी होना चाहिए या होता है कि सही अ, को बचाने के लिए कभी-कभी झूठ भी बोलना पड़ता है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि हमारे आदर्शवादी गुण गिर गए या कम हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि इसे हम व्यावहारिकता कहेंगे और उसके साथ ही हम आदर्शवादी गुणों को लेकर चलें। अगर व्यवहारवादी गुण हमारे अंदर नहीं है, तो फिर आदर्शवादी होने का कोई फ़ायदा नहीं है कि हमें सिर्फ़ सच ही बोलना है। भले उससे किसी का कितना भी नुकसान हो, किसी सही व्यक्ति का जीवन तक दाँव पे लग जाए लेकिन हम सच ही बोलेंगे, तो ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। कभी-कभार किसी सही को बचाने के लिए, किसी सही के लाभ के लिए हमें झूठ भी बोल देना चाहिए। वही सच्चा आदर्शवादी है। ठीक है? हुँ, यह काम तो हमेशा आदर्शवादी लोगों ने किया है। समाज के पास अगर
शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है तो वह आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है, कि जो कि कभी खत्म ना हो। अगर ऐसे मूल्य हैं तो वो आदर्शवादी लोगों ने ही दिए हैं, व्यवहारवादी लोगों ने तो समाज को गिराया ही है। ठीक है? कि अग जो सिर्फ़ व्यवहारवादी हैं, सिर्फ़ प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं कि उससे भले ही किसी को जो मर्ज़ी नुकसान हो, जो ऐसा सोचते हैं, वो तो सिर्फ़ समाज को गिरा देते हैं। लेकिन आदर्शवादी लोग अच्छी सोच कि हाँ भई, सबका भला होना चाहिए, ऐसी सोच लेकर चलते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, लेकिन साथ में व्यवहारवादी गुणों को भी होना ज़रूरी है। सिर्फ़ व्यवहारवादी नहीं होना चाहिए, सिर्फ़ आदर्शवादी नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छे से समझ में आया होगा ये पार्ट गिन्नी का सोना, ठीक है? आगे इसका जो दूसरा भाग दिया गया है, झेन की देन, अब हम वो पढ़ेंगे। झेन की देन क्या है बच्चों इसमें झेन जापान की एक जगह है, वहाँ की एक परंपरा के बारे में बताया गया है। चाय पीने की एक परंपरा है, एक अलग विधि है, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है पार्ट में कि जापान के लोग जो हैं बहुत ही व्यस्त रहते हैं और वो कुछ भी सोच नहीं पाते, सिर्फ काम, काम और काम में लगे रहते हैं, हर वक़्त व्यस्त रहते हैं। ऐसे में जो झेन की परंपरा है चाय पीने की, वो कुछ इस प्रकार की है, एक ऐसी विधि है जिसको लेते समय या चाय को पीते समय लोगों को कुछ शांति का अनुभव होता है। वो अपने प्रेज़ेंट में या को वर्तमान में जी पाते हैं और इधर-उधर की सारी बातें छोड़ देते हैं और उन्हें कुछ समय के लिए शांति मिलती है। ऐसी व्यस्तता के बीच में कुछ शांति के पल। ठीक है? तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं और देखें कि झेन की देन क्या है? कि झेन जो जगह है उसने क्या दिया है जापान के लोगों को। जापान ज़ेन के दिन जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, यहाँ लेखक बोल रहे हैं कि मैंने अपने एक मित्र से पूछा कि यहाँ के लोगों को कौन-सी बीमारियाँ अधिक होती हैं? मानसिक उन्होंने जवाब दिया, यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। ठीक है, लेखक के मित्र ने क्या बताया कि यहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा मानसिक रोग होता है, दिमागी रोग। ठीक है? कि देखने में वो स्वस्थ लगेंगे लेकिन उनका दिमाग हमेशा परेशान और थकावट भरा रहता है। ठीक है? उनको बहुत सारे मानसिक रोग हो जाते हैं। बता रहे हैं कि वहाँ के 80% लोगों को मतलब 80% लोगों को मनोरुग्ण मतलब मानसिक रोग है। फिर लेखक पूछते हैं कि इसकी क्या वजह है? तो लेखक के मित्र ने बताया कि यहाँ जीवन की रफ्तार जो है बहुत बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम जब अकेले पड़ते हैं तब अपने आप से बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे मतलब कॉम्पिटिशन, ठीक है? 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है। उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लेखक क्या बता रहे हैं लेखक ने अपने मित्र से पूछा कि यहाँ जापान में मानसिक रोग के क्या कारण है? तो उन्होंने बताया कि यहाँ जीवन की रफ्तार है बहुत तेज़ी से बढ़ गई, सब कोई दौड़ते हैं, चलते नहीं हैं और बकते हैं, बोलते नहीं हैं। कहने का तात्पर्य है कि हर काम बहुत तेज़ी से करते हैं, अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करने लगे मतलब कॉम्पिटिशन करने लगे कि अमेरिका जैसा विकसित देश जो काम 1 महीने में पूरा करता है, उसे जापान के लोग 1 दिन में करने की कोशिश करने लगे। इससे दिमाग की रफ्तार तेज़ हो जाती है, बहुत तेज़ी से घोड़े दौड़ाते हैं कि कैसे-कैसे काम करना है और इसकी वजह से क्या होता है, एक समय ऐसा आता है जब दिमाग में तनाव बहुत बढ़ जाता है और सब कुछ खराब हो जाता है और मानसिक रोग हो जाता है लोगों को। ठीक है? आगे लेखक क्या बता रहे हैं कि शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए। कौन? लेखक के मित्र। उनको एक टी सेरेमनी में ले गए। पहले जापान का बता दिया वहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, बहुत ही व्यस्त रहते हैं, ठीक है? और उनको मानसिक रोग हो जाते हैं। उसके बाद लेखक के मित्र उनको एक टी सेरेमनी में ले गए। ये टी सेरेमनी क्या है? जापान में चाय पीने का एक विशेष तरीका है। ठीक है? एक विशेष प्रकार की विधि है जापान में उसे चा नो यू कहते हैं। ठीक है बच्चों? वह एक 6 मंजिली इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों और
तातामी की ज़मीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। हुँ, लेखक के मित्र उन्हें एक 6 मंजिली इमारत में लेकर गए जिसकी छत पर क्या था, दफ्ती की दीवारें मतलब लकड़ी की दीवार एक प्रकार की होती है जिस पे चित्रकारी हो रखी होती है, ऐसी-सी कुछ दीवारें थी और ततामी मतलब चटाई जिसे हम चटाई बोलते हैं। ऐसी ज़मीन थी और ये एक बहुत ही सुंदर-सी पर्णकुटी थी। पर्णकुटी मतलब पत्तों से बनी हुई कुटिया, ठीक है? पर्ण मतलब पत्ते, तो पत्तों से बनी हुई एक कुटिया थी। बाहर बेढब सा एक मिट्टी का बर्तन था, बड़ा ही अजीब-सा बेढंगा-सा मिट्टी का बर्तन था उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ-पाँव इस पानी से धोए, ठीक है? लेखक ने और उनके मित्र ने उस पानी से अपने हाथ-पाँव धोए, तौलिए से पोंछे और अंदर गए, ठीक है? अंदर चाजीन बैठा था, चाजीन मतलब चाय बनाने वाला। हमें देखकर वह खड़ा हुआ, कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। 2 झो मतलब आइए तशरीफ लाइए, उसने ऐसा कहा, ठीक है? तो चाजीन आया और लेखक और उनके मित्र को देखकर उसने उनको प्रणाम किया और कहा कि अ, आइए अंदर तशरीफ लाइए, 2 जो ये जापानी भाषा में मतलब आइए अंदर तशरीफ लाइए, ये कहकर उनका स्वागत किया और बैठने की जगह भी उनको दी, अंगीठी सुलगाई और उस पर चायदानी रख दी और बगल के एक कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किए, सभी क्रियाएँ बहुत ही गरिमापूर्ण ढंग से की और उसकी हर भंगिमा से मतलब हर मुद्रा से लगता था कि मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। ठीक है? जय जयवंती क्या है? एक राग का नाम है। ठीक है? ऐसे लग रहा था कि मानो उसके सुर गूंज रहे हों। इतनी शांति से, बड़े सलीके से वो ये सारी क्रियाएँ कर रहा था कि अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी, बगल के कमरे से कुछ बर्तन लेकर आया, उसको साफ किया। ठीक है? बहुत ही अच्छे तरीके से वो गरिमापूर्ण ढंग से ये सब कर रहा था। वहाँ का वातावरण बहुत शांत था वो इतना शांत था कि जो चायदानी में पानी खदबदा रहा था मतलब उबल रहा था, उसकी भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। इतनी शांति थी कि पानी के उबलने तक की आवाज़ आ रही थी। ठीक है? इसके बाद क्या हुआ कि चाय तैयार हुई और चाजीन जो था उसने वो प्यालों में भरी और फिर वो प्याले लेखक और उसके मित्र के सामने रख दिए। अब वहाँ ये 3 मित्र ही थे, इस विधि में शांति मुख्य बात थी। इस पूरी विधि में क्या थी? शांति मुख्य बात थी कि चारों ओर शांति थी। इसलिए वहाँ 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। ठीक है? अब यहाँ पर एक लेखक है, उनका मित्र है और चाजीन है। इससे ज़्यादा कोई नहीं क्योंकि अगर इससे ज़्यादा लोग होंगे, तो क्या होगा कि शांति भंग होगी, सब आपस में बातें करने लगेंगे। ठीक है ना? तो वहाँ पर शांति ही मुख्य बात थी कि वहाँ पर शांत रहना है, शांति से बैठना है। ठीक है? प्याले में 2 घूँट से अधिक चाय नहीं थी, चाय बिल्कुल ज़रा-सी थी। लेकिन फिर भी लेखक क्या बता रहे हैं कि उन्होंने होठों से प्याला लगाकर एक-एक बूँद चाय पी और 1.5 घंटे तक चुस्कियों का ये सिलसिला चलता रहा। 1.5 घंटे तक उस 2 घूँट चाय को इन्होंने पिया, बहुत ही आराम-आराम से, ठीक है? पहले 10-15 मिनट तो लेखक इस उलझन में पड़ा अ हाँ, लेखक उलझन में पड़ा और फिर देखा कि दिमाग की रफ्तार धीरे-धीरे कम पड़ती जा रही है क्योंकि जापान में दिमाग की रफ्तार तेज हो जाती थी कि लोग सिर्फ कामों के बारे में हर वक़्त सोचते हैं और लगे रहते हैं, कामों को बहुत तेज़ी से करने के लिए। तो यहाँ पर जाकर लेखक ने ये महसूस करा थोड़ी देर में कि दिमाग की रफ्तार बहुत ही धीमी पड़ने लगी और थोड़ी देर में बिल्कुल बंद हो गई। ठीक है? लेखक को क्या लगा कि मानो अनंत काल से मैं जी रहा हूँ, यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा। ठीक है? अब इतनी शांति थी कि सन्नाटा भी सुनाई दे रहा है लेखक को कि किस प्रकार की शांति है। ठीक है? और जीवन का असली अनुभव ये ले पा रहे थे यहाँ पर। आगे बता रहे हैं कि अक्सर हम या तो क्या करते हैं कि गुजरे हुए दिनों की खट्टी-मीठी बातों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। यही करते हैं हम सब कि पुरानी बातें, भूतकाल की बातें
सोचते हैं या फिर भविष्य काल में खोए रहते हैं। लेकिन दोनों ही काल मिथ्या हैं। एक चला गया है और दूसरा काल आया नहीं है। ठीक है? अब लेखक कहते हैं हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है, वास्तव में वही सत्य है। उसी में हमें जीना चाहिए और चाय पीते-पीते उस दिन लेखक और उनके मित्र के दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए थे और वे सिर्फ वर्तमान क्षण में जी रहे थे और उसी क्षण में थे, सिर्फ उसी क्षण में और कुछ भी पुराना या आगे का नहीं सोच रहे थे। ये बहुत बड़ी बात थी, ठीक है? और वह अनंत काल जितना विस्तृत मतलब लंबा था वो समय, वर्तमान काल, ये वहाँ की सबसे बड़ी बात थी। जीना जिसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ जैन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापानियों को। ठीक है? जैन जगह जो है वहाँ की परंपरा की जापानियों को यही सबसे बड़ी देन मिली है। ये इस प्रकार से चाय पीना, ठीक है? क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ही व्यस्त रहते हैं और ऐसी व्यस्तता में इतनी शांति मिलना, वर्तमान में जी पाना, सब कुछ भूल जाना, ये वहाँ की सबसे बड़ी देन थी। इसीलिए इसे ज़ेन की देन कहा गया है। ठीक है बच्चों? तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस पाठ के पतझर में टूटी पत्तियाँ इसके दोनों भाग आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, पाठ अच्छे से समझ में आए, तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।